कणों के मध्य इस आकर्षण के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा जाता है: ठोस, द्रव्य और गैस। और ये पदार्थ की अवस्थाएं कहलाती हैं। एक पेन, एक किताब, एक सुई और धागे का टुकड़ा ले। इन सब के चारों ओर पेंसिल से निशान बनाकर इन सभी का रेखा चित्र बनाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इनका तो एक निश्चित आकार है। अब इन पदार्थों पर एक एक कर हथौड़े से प्रहार करें। बिल्कुल ठीक। अब एक एक करके बल लगाकर इनको संपीड़ित यानी कंप्रेस करने की कोशिश करें। लेकिन इनको तो दबाया नहीं जा सकता। हाँ, यही तो ठोस पदार्थों की पहचान है। इनका निश्चित आकार होता है, इनकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं, इनका संपीड़न स्थिर होता है, ये दृढ़ होते हैं और बाह्य बल लगाने पर इनका आकार नहीं बदलता, लेकिन ये टूट जरूर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये बताएं कि रबर बैंड, नमक और स्पंज की अवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों? क्योंकि रबड़ को खींचें तो इसका आकार बदल जाता है, तो क्या हम इसे ठोस कह सकते हैं? हाँ, लेकिन जब हम इस पर बाह्य बल लगाना बंद करते हैं तो ये वापस अपने आकार को ले लेता है और अत्यधिक बल लगाने पर ये टूट भी जाता है। इसीलिए रबर बैंड भी ठोस है। और नमक? जब हम नमक को अलग-अलग बर्तन में डालते हैं तो ये बर्तन का आकार ले लेता है, लेकिन इनके क्रिस्टल के आकार नहीं बदलते हैं, इसीलिए यह भी ठोस है। और ये स्पंज? ये तो दबाने पर दब जाता है। स्पंज में बहुत छोटे-छोटे छेद होते हैं जिनमें वायु होती है, और जब इसे दबाया जाता है तो वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव हो जाता है। इसीलिए तो रबर बैंड, नमक और स्पंज भी ठोस है। अब हम जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पेय लेते हैं। अब विभिन्न आकार के 3 बर्तन लेते हैं और सभी पर 100 मिलीलीटर का निशान लगाते हैं। अब 100 मिलीलीटर जल लेते हैं, इसे बर्तन ए में डालते हैं। अब फिर से 100 मिलीलीटर जल मापते हैं और इसे बर्तन बी में डालते हैं। और फिर 100 मिलीलीटर जल मापकर बर्तन सी में डालते हैं। सभी में जल का माप तो 100 मिलीलीटर ही है।
लेकिन तल अलग-अलग है। यानी जल का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता। जल बर्तन का आकार ले लेता है। हाँ, बिल्कुल सही। अब जल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलते हैं। यह तो आसानी से बह रहा है। यही द्रव की पहचान है। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए, ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव दृढ़ नहीं होते, यह आसानी से बहते हैं, इसीलिए यह तरल कहलाते हैं। और द्रवों में विसरण भी संभव है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है, क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। इसीलिए ठोस की अपेक्षा द्रव में अधिक विसरण होता है। जलीय जंतु श्वसन के दौरान जल में घुली ऑक्सीजन लेते हैं और ये गैस में द्रव के विसरण के कारण ही संभव है। अब हम 3 सिरिंज लेते हैं। तीनों सिरिंज के सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर देते हैं। सिरिंज ए में हवा रहने देते हैं। सिरिंज बी में जल भरते हैं और सिरिंज सी में चॉक के बारीक टुकड़े भरते हैं। अब इन सब में पिस्टन वापस लगाते हैं। पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उनमें थोड़ी सी वैसलीन लगा लेते हैं। अब बारी बारी से सभी पिस्टन दबाते हैं। सिरिंज ए, जिसमें हवा थी, पिस्टन आसानी से दब जाता है। सिरिंज बी में, जिसमें द्रव था, पिस्टन नहीं दब रहा है। सिरिंज सी में, जिसमें चॉक के बारीक टुकड़े हैं, पिस्टन ना के बराबर दब रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस और द्रव्य की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफी अधिक होती है, क्योंकि गैसों में कण बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कणों में रिक्त स्थान होता है। इसीलिए हम एलपीजी और सीएनजी का संपीड़न कर उन्हें कम आयतन के सिलेंडर में भर लेते हैं और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। खुशबू आ रही है। लेकिन ये खुशबू यहाँ तक कैसे पहुँच रही है? हमारी अध्यापिका ने बताया था कि खाने की गंध का हम तक पहुँचने का कारण है गैसों का विसरण। जानती हो, गैस के कण तेजी से गति करते हैं। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। इसलिए खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और गंध रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाती है। गैसों के बारे में तुम्हें एक बात और बताऊं? हाँ। गैसें दबाव डालती हैं। गैसें दबाव डालती है? वो कैसे? गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है और इस कारण गैस के कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। इसलिए गैस दबाव डालती है। गैसों के गुण।
गैस का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता। ये आसानी से बहती है, इसलिए इसे तरल पदार्थ कहते हैं। गैस के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है, इसलिए विसरण भी अधिक होता है। गैस दबाव डालती है,